ठीक है. Yes, good afternoon everyone. Good afternoon online. I hope I am perfectly audible and visible. Everyone online, Vanshika, Ranjana, Aditya, Mahima. Please let me know beta. Yes. So, क्या हालचाल? किसी का ही एग्जाम? बढ़िया. एग्जाम खत्म होते से ही पकड़ लिया आप लोगों को बेटा. उसका रीजन एक ही है कि लाइफ की पहली प्रोफेशनल एग्जाम आपने दे दी है. दैट इज फाउंडेशन. मैं सबसे अच्छी एग्जाम उसी को मानता हूँ. 11-12 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप इंटर में आओगे ना बच्चों, तो रियली इंटर का लेवल थोड़ा सा क्या है अलग. सबने बता दिया होगा, आपका इंट्रो ले लिया होगा शायद किसी ने. निखिल सर, मेरी पहली क्लास है क्या? अच्छा, पहले किसी की क्लास लगी तो उन्होंने बताया फाउंडेशन के बारे, इंटर के बारे में थोड़ा बहुत क्या क्या है, कैसा है. देखिए, अभी फाउंडेशन आपने पढ़ा, एक दो सब्जेक्ट आपके नए थे. बाकी अकाउंट्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने कुछ पढ़ रखा था. नाउ अब आप उस लेवल पर आ रहे हो जहां पर आपको बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, और इवन अकाउंट्स को भी एक एडवांस लेवल पे जाके पढ़ना पड़ेगा. अर्ली स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यू विल गेट एक्स्ट्रा टाइम. आपको टाइम मिलेगा, चीजों को समझने का मौका मिलेगा, रिवाइज करने का मौका मिलेगा. जो लोग लेट जागते हैं उनसे बेटर है. और वैसे भी क्या करोगे, अभी तो एग्जाम खत्म हो गई है, 3-4 घंटे ही हम आप लोगों को बुलाएंगे, तो इट्स बेटर कि आप क्या कीजिए, हमारे साथ में अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन कर लीजिए. आपको 2 महीने 1.5 महीने के अंदर, जब तक आपका रिजल्ट आएगा, काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा. और देखो, आई बिलीव कि सबका रिजल्ट पॉजिटिव आए, बट सीए में नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसा टेंशन नहीं. आप एक हायर लेवल की चीज पढ़ के जाके वापस से फाउंडेशन करेंगे तो हो सकता है उन लोगों को थोड़ा फायदा मिले. मतलब अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच ले कि हाँ यार हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, हमने हमारी पढ़ाई भी, आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी बच्चे. आपको फाउंडेशन में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप एक हायर लेवल की स्टडीज कर कर यहां पर आए होंगे. मैं अपने बारे में पहले बता देता हूं. आई एम सीए सागर विजयवर्गीय. आई एम गोइंग टू टीच यू टैक्स. मैं आप लोगों को टैक्स पढ़ाऊंगा. हमारा टैक्स ग्रुप 1 में आता है, एंड ग्रुप 1 के अंदर जो टैक्स होता है पेपर नंबर 3, दैट इज पेपर नंबर 3 है हमारा. यहाँ पर टैक्स को 2 पार्ट में बच्चों डिवाइड किया है. एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. आज हम कुछ स्टडी नहीं करेंगे, मैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या चीज है सब्जेक्ट के बारे में, इजी है, डिफिकल्ट है. मैं अपना एक फेयर ओपिनियन आप लोगों के सामने रखूंगा. अगर मैं सीए इंटर की बात करूं तो ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट एंड ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट. इंस्टीट्यूट जो डिफिकल्ट पेपर जनरली बनाती, जनरली कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, अकाउंट्स बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेंथी हो सकता है, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि ग्रुप 1 के अंदर एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है टैक्स. अगर इसमें आपने ग्रिप कर ली तो फिर आपके ग्रुप 1 क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. और अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो लिटरली आपको हेल्प मिलेगी सेकंड ग्रुप के अंदर सेट ऑफ करवाने के लिए. लॉ का पेपर कंपैरेटिवली इजी आता है. अकाउंट बच्चों बहुत स्कोरिंग होता है. आप देखोगे अकाउंट्स के रेस्पेक्ट में तो सर ने आपको बताया होगा 70, 80, 90 मार्क्स बहुत इजीली मिल जाते हैं. लॉ के अंदर भी 50, 55, 60, 70 ऐसे मार्क्स बहुत इजीली आ जाते हैं. नाउ जो सब्जेक्ट है जहां पर आप अच्छा स्कोर करना चाहोगे, एक डिफिकल्ट चीज में आप एक अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, टैक्स के अंदर भी आपको एक्सपर्टाइज चाहिए, टैक्स में भी आपका अच्छा स्कोर है, तो आगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. ये सब्जेक्ट है. और सेकंड ग्रुप का एक सब्जेक्ट है बच्चों ऑडिट. तो मतलब 2 सब्जेक्ट इनने खतरनाक बना रखे हैं, जिसमें वो टारगेट करते हैं कि यार थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाए. डिफिकल्ट मतलब ये नहीं कि यार कुछ तो भी आउट ऑफ द बॉक्स पूछेंगे तो जो चीज मॉड्यूल में दी गई वही, बट यस थोड़ा इनसाइड जाके, इन डेप्थ जाकर वो चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं. 2 सब्जेक्ट बच्चों, ऑडिट और इनकम टैक्स. तो टैक्स के अंदर हमारे 2 पार्ट रहेंगे, एक तो रहेगा इनकम टैक्स और एक रहेगा जीएसटी. चलिए मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कैसे होती है चीजें हमारे टैक्स में. कितने लोगों ने फाउंडेशन यहीं से किया है? अच्छा, आप लोगों ने. बाकी आप लोग बाहर से है. ऑनलाइन मैक्सिमम लोग तो आई थिंक हमारे वहां के ही होंगे. कितने लोग इंदौर से ही है? अच्छा, बाकी आप सब लोग बाहर से हैं. तो आप लोग घर नहीं गए
एग्जाम देके कि जाके आए, घर जाके आए एक दो बार? अच्छा, एक सेकेंड यार, चालू कर देता हूँ नहीं तो दिक्कत देगा। मथुरा से भी है, क्या बात है। कोई एकदम अलग स्टेट से है? बाकी तो एमपी से ही होंगे आप सब लोग तो, है ना? कोई अलग स्टेट, कोई झारखंड, बिहार, ऐसी कुछ जगह से? राजस्थान? राजस्थान तो अपने पास में ही है बेटा, इधर। महाराष्ट्र से हैं आप, गुड। अभी अपनी धीरे धीरे करके दोस्ती हो जाएगी। अभी तो आप बहुत शांत बैठे हुए हैं। अपनी क्लास में अपन बहुत एंजॉय करके एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ते हैं बच्चों, मजा उसमें ही आता है। बस ये कनेक्ट हो जाए, एक सेकेंड। हो गया, यस। सो गाइस, पेपर नंबर 3 रहेगा, दैट इज टैक्स। टैक्स के हम दो पार्ट करेंगे, एक होगा डायरेक्ट टैक्स और एक होगा इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। डायरेक्ट टैक्स लॉस आपका 50 मार्क्स का है और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस भी आपका 50 मार्क्स का है। डायरेक्ट टैक्स लॉस आई विल बी टेकिंग और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस निखिल सर जो है आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स लॉ की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा सब्जेक्ट है। बड़ा सब्जेक्ट इन द सेंस कि ये सब्जेक्ट 50 नंबर का नहीं होना चाहिए था, 100 मार्क्स का होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और आप जब पढ़ोगे आप भी यही फील करोगे, आप भी बोलोगे कि सर बहुत लेंथी है। जीएसटी के कंपैरिजन में काफी लेंथी है ये चीज। पहले इसके मार्क्स ज्यादा हुआ करते थे, बट इंस्टीट्यूट ने अब इसके मार्क्स क्या कर दी, बराबर बराबर कर दिए। सो डायरेक्ट टैक्स लॉस में दोस्तों हमको एक टैक्स पढ़ना होता है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये हमको पढ़ाया जाएगा डायरेक्ट टैक्स लॉस में। और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस में यू विल सी सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो आपको निखिल सर बताएंगे। तो डायरेक्ट टैक्स लॉ इस लेवल पर आके आप लोगों को हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है। आप समझिए, अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया ना, तो इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा इशू होता है। देखिए, ये 50 नंबर स्कोर करना आपके लिए आसान रहेगा। लोग आईडीटी पहले प्रिफर करते हैं और उसके बाद कहां पे मूव करते हैं, इनकम टैक्स पे। लेकिन देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स को भी मैं क्या करता हूं, दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। हम जब क्लास में इनकम टैक्स पढ़ेंगे ना, तो हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दो पार्ट रहेंगे हमारे इनकम टैक्स के। ये पार्ट 1 जो है ना, थोड़ा स्कोरिंग होगा, बहुत ज्यादा स्कोरिंग। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो एक तो किस पे फोकस कर लिया आपने, आईडीटी पे फोकस कर लिया, और फिर इसके बाद किस पे फोकस करा, पार्ट 1 पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं पढ़ेंगे तो अपन पूरा हर चीज डिटेल में जाके पढ़ेंगे, लेकिन पास भी तो होना बहुत जरूरी है। पास होने के लिए टेंशन नहीं हो, इसलिए अगर ये पार्ट 1 अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा टेंशन भी नहीं होगा स्कोर करने के लिए। पार्ट 1 वैसे तो दोनों 25-25 मार्क्स के होते हैं बच्चों, दोनों 25-25 मार्क्स के, जो मैंने डिवीजन कर रखे हैं। बट यस, इधर से 50 नंबर और इधर से 25 नंबर। इस 50 + 25 में से अगर आपने 40 स्कोर कर लिया, 75 में से 40 स्कोर कर लिया, तो पास होने का टेंशन आपका क्या हो गया, खत्म। तो और मिनिमम बोल रहा हूं कि 75 में से कितने ले आओ, 40। ये 25 के अंदर जो जितना अच्छा स्कोर करेगा उसका पेपर उतना अच्छा बनेगा। बच्चों, अपने 50 नंबर का डिवीजन कैसे रहने वाला है? 50 नंबर का डिवीजन जो रहेगा, एक तो 35 मार्क्स के क्या आएंगे, सब्जेक्टिव, और 15 नंबर के क्या आएंगे, एमसीक्यूज। नाउ इस तरीके से डिवाइड हुआ है। अब बच्चों, ये एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यू नहीं है जो अपन आप देख कर आए हो फाउंडेशन में। एक सिंपल सा एमसीक्यू नहीं बनेगा, अपने आप में इसमें सॉल्विंग करनी पड़ेगी, थोड़े से टेक्निक लगानी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर। ये 15 नंबर के एमसीक्यू अपने आप में ही क्वेश्चन होंगे जो करने नहीं होंगे, लिखने नहीं होंगे, लेकिन रफ में तो सॉल्व करके आपको देखना ही पड़ेगा। इसकी तैयारी अभी तक जितने अटेम्प्ट हुए ना बच्चों एमसीक्यू के बाद से, बच्चों से बात हुई तो बच्चे बोलते कि सर सबसे ज्यादा ट्रिकी क्या आता है मालूम है, ये एमसीक्यू वाला पार्ट सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है, एमसीक्यू वाला पार्ट।
और ये जो 33 नंबर का आपका ये सब्जेक्टिव होता है, इस 35 नंबर के सब्जेक्टिव के अंदर जो ये पार्ट 1 वाला जो मैं बताऊंगा आपको चैप्टर, आज के चैप्टर के नाम नहीं बता रहा हूं मैं अभी आपको, तो जो पार्ट 1 में बताऊंगा उसमें से आप बहुत इजीली क्या करोगे बच्चों, स्कोर। अब बात ये आती है कि सर आप पढ़ेंगे कैसे, क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स देता हूं, मेरे खुद के आपके पास क्या रहेंगे, नोट्स रहेंगे। बहुत अच्छे नोट्स मैंने डेवलप करे, मेरे खुद ने ही बनाए हैं, पूरे हैंड रिटन नोट्स है बच्चों। जैसे अगर मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये चैप्टर है अपना, जैसे ये चैप्टर रहेगा, एक चैप्टर है करके सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करके एक चैप्टर है हमारे इनकम टैक्स में, कि कहीं प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, तो नेट इनकम पे क्या करना पड़ता है, टैक्स। तो सी वी हैव डेवलप्ड दी नोट्स लाइक दिस, ये पूरे हैंड रिटन नोट्स है बच्चों। ये नोट्स कैसे बनाए मालूम है, मैंने इधर रखा है मॉड्यूल, इधर एक दो मटेरियल और उनको देखकर मैंने क्या करे हैं, ये नोट्स बनाए हैं। मतलब अगर आपने इसको कर लिया तो आपको मॉड्यूल तक देखने की जरूरत नहीं है। इस नोट्स के लास्ट में बच्चों देखो, इस नोट्स के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इस नोट्स के लास्ट में ये क्वेश्चंस वगैरह है, ये क्वेश्चन वगैरह मॉड्यूल के हैं प्लस पास्ट एग्जाम के हैं। तो इसके अंदर अगर आप करना चाहेंगे, हर चैप्टर के मैंने ऐसे नोट्स डेवलप कर रखे हैं। हमारा क्योंकि चैप्टर, हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है, तो इसमें जो मैंने चैप्टर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है और नोट्स इस तरीके से डेवलप किए बच्चों, पूरे की पूरे हैंड रिटन नोट्स विद क्वेश्चन। यही नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, दिस नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो आपको सबसे फर्स्ट तो किस पे फोकस करना है, नोट्स पे। तो जो आपको कैसा पसंद होता है, आपको क्लास में ऐसे लिख के करना पसंद होता है कि मैं अभी जो फॉलो करता हूं कॉन्सेप्ट अभी तो लिखवाता हूं, लेकिन मैं आप लोगों की क्लास में क्या सोच रहा हूं पता है, हम क्लास में एक्सटेंसिवली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे चीजों को। और मैं आपको रोज देखो क्या होगा, इस सब्जेक्ट को 15 मिनट तो आपको देना पड़ेंगे। 15, 20, 25 मिनट अगर आपने रोज दे दिए तो इस सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी। तो 15-20 मिनट आप घर पर जाकर वो चीजें लिख लें तो बेटर होगा। क्या बात करते हैं आप, बोलिए। क्लास में लिखना है कि घर जाके लिखना? घर जाके लिखने में बस ये होगा कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बट यस देखिए, चीजें आपके पास चीजें लिखी भी है, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, मैंने खुद ने लिख के दिए। बट फिर भी आई रिक्वेस्ट यू कि आपको क्या करना है, ये लिखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थ्योरी सब्जेक्ट है। और थ्योरी सब्जेक्ट अच्छा कब बनता है, आपने हर किसी से सुना होगा कि एक बार लिख के देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सर आप क्लास में लिखवाओ बच्चों, मेरे 100% मेरे को क्लास में लिखवाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है कि हम चीजें क्लास में ही लिख ले। लेकिन मैं एक्सटेंसिवली चीजों को क्या करता हूं, क्लास में डिस्कस करता हूं। एक माइन्यूट पॉइंट को, अलग अलग एग्जांपल को, अलग अलग चीजों को घुमाकर आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब मैं वो लिखवाने में भी टाइम दूंगा ना तो क्या हो जाएगा, मेरे को थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाएगा, हमारा सिलेबस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो मैं आपको नोट्स तो दूंगा बच्चों, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि बिना देखे लिखे। लेकिन अगर आप देख के भी लिखते हैं कुछ चीज तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। हम एक अपनी टेक्स्ट की खुद की क्लास की कॉपी मेंटेन करेंगे बच्चों, एक कॉपी मेंटेन करेंगे जिसमें जो रोज पढ़ा दिया जाएगा वो चीज आपको लिखकर लानी है, और रोज चेक भी होगी वो। अगले दिन क्या होगा, चेक। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहूंगा बच्चों, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, सिर्फ इसके लिए कि यार अपनी चीजें अपन क्या करते जाए, साथ के साथ कंप्लीट करते जाए। तो लोग बोलते हैं कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रुप का, आपको नहीं सबसे सब्जेक्ट आसान लगे, सबसे प्यारा से आप बोले कि सर सबसे अच्छा सब्जेक्ट तो हमको यही लगा, वो तभी होगा जब आप लोग भी थोड़ा क्या करेंगे, एफर्ट्स। तो हम एक क्लास में कॉपी मेंटेन करेंगे, एक कॉपी आप थ्योरी की मेंटेन करेंगे बच्चों, और एक कॉपी जो आप मेंटेन करने वाले हैं वो हमारे क्वेश्चंस की। मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दूंगा बच्चों, क्वेश्चन बैंक। रिसेंटली नया क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं, मतलब ऐसे कोई पुराना क्वेश्चन नहीं, नया क्वेश्चन बैंक आई विल प्रोवाइड टू यू। अभी जनवरी जो अटेम्प्ट आने वाला है बच्चों का, आप लोगों का तो मई अटेम्प्ट रहेगा, जनवरी अटेम्प्ट वालों को भी देने वाला हूं, आप लोगों को भी क्वेश्चन बैंक दूंगा। ये जो क्वेश्चन बैंक रहेगा ना, ये मैंने जो नया तरीका इंस्टीट्यूट ने भी अपनाया है, पैटर्न में थोड़ा सा क्या किया है, चेंज किया है बच्चों। और वो किस तरीके से फोकस कर रहे हैं, उनका ट्रेंड क्या है, उसको ध्यान में रखकर मैं आपको क्या दूंगा, ये क्वेश्चन बैंक। क्या होता है, जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट जैसा सब्जेक्ट है, अकाउंट जैसा सब्जेक्ट है, 5-5, 10-10 साल पुराने क्वेश्चंस आप कर रहे हो, यस वो चल जाता है क्योंकि वो अकाउंट्स में इतना चेंजेस होता नहीं है। लेकिन हमारे टैक्स में तो क्या होता है बच्चों, बहुत चीजें चेंज होती रहती है। अब आप क्या करो, एकदम पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 15 साल पुराने क्वेश्चन, 10 साल पुराने क्वेश्चन, कि हाँ डिफिकल्ट लेवल का भी हम सॉल्व कर रहे हैं, भाई क्या वो एग्जाम में आ रहा है?
आज इनकम टैक्स उस टाइम से लेके अब तक बहुत चेंज हो चुका है, तो हमें फोकस किन पे करना होता है, उन चीजों के ऊपर जो कि इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, पूछ रही है रिसेंटली। तो बच्चों जो ये क्वेश्चन बैंक डिजाइन होगा ना, तो थोड़ा सा ध्यान में किसको रखूंगा, इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट को ध्यान में रखकर मैंने ये क्या बनाया है, क्वेश्चन बैंक। इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर के बाद आप दूसरे चैप्टर पे गए तो जनरली उसका कोई रिलेशन नहीं होता। थर्ड चैप्टर पे गएंगे तो थर्ड चैप्टर एकदम क्या रहता है, अलग। अगर आपको चलो फर्स्ट आपने नहीं भी पढ़ा तो हो सकता है आपसे थर्ड बन जाए, बट इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे है ना, इनकम टैक्स में लिखा है कि कोई इंसान 3 तरीके से 5 तरीके से अपनी इनकम क्या कर सकता है, अर्न। 5 तरीके से इनकम अर्न कर सकता है, सैलरी की इनकम, बिजनेस की इनकम, शेयर्स वगैरह यानी असेट्स वगैरह बेच के क्या कर सकता है, इनकम अर्न कर सकता है, मकान से किराए की इनकम अर्न कर सकता है। लेकिन बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि एक इंसान सारी इनकम अर्न कर रहा हो, वो जॉब भी कर रहा है, वो बिजनेस भी कर रहा है, उसने मकान भी किराए से दे रखा है, उसको डिविडेंड की इनकम हो रही है, उसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है। तो होगा क्या कि मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चन मिक्स होकर आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपका एक चैप्टर वीक रह गया तो हो सकता है कि आपको दूसरे चैप्टर के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रोविजन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको इश्यू रहेगा। तो इसमें यह करना है कि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा दूं, जो मैं आपको टॉपिक क्लास में कवर कर लूं, आगे तब बढ़े जब आपका वो क्या हो चुका है, कवर। बहुत बार यह होगा आपका बैकलॉग हो जाएगा, आपकी छुट्टियां हो जाएगी। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका बैकलॉग होता है तो जितनी जल्दी आप उसको कवर करें उतना अच्छा है, उसको डिले ना करें। बहुत बार जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं कुछ पॉइंट्स प्रीवियस चैप्टर्स के भी क्या करूंगा यूज, तो फिर वहां पर आपको लगेगा अरे यार यहां वाली चीज मुझे समझ में नहीं आई, मुझे ये पहले देखना चाहिए कि फिर मुझे नया पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरा सजेशन रहेगा डोंट क्रिएट बैकलॉग इन दिस सब्जेक्ट, इसमें ना करें तो ज्यादा बेटर है। नोट्स मैंने आपको बता दिए, मैं आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूं इस बार। और दूसरा मैं आपको क्या दूंगा, क्वेश्चन बैंक। फिर बच्चों तीसरा होता है टेस्ट। अब ये देना काफी जरूरी है, टेस्टिंग जरूरी हो जाती है। टाइम टू टाइम हम टेस्ट कर ले हमें इनकम टैक्स में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो बहुत बेटर होता है। एंड चौथा, देखो ये क्वेश्चन बैंक तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं क्लास में खुद बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करके आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूं। जो क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपको एज प्रोवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में भले ही वो ना आए, उस लेवल का एग्जाम में ना आए, लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन करने के बाद आपको सारी चीजें क्या लगने लगेगी, आसान। तो ऐसी कोशिश मेरी रहती है। लेकिन बच्चों मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन होता क्या है, बच्चा क्या सोचता है कि यार आज मैं आपको फर्स्ट से ही बोल रहा हूं कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के लेवल के भी बहुत ऊपर के होंगे। बट आपको लगेगा अरे यार सर हमसे नहीं बना ये, तो हमको तो इनकम टैक्स डिफिकल्ट लग रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। मैंने आपको बोला ना, अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो फिर क्या है, क्वेश्चन बैंक की है, यही कर लीजिए बस। ये नोट्स पढ़ लीजिए, ये नोट्स मैंने इतने अच्छे से ड्राफ्ट किए कि कोई उसको सिर्फ रीड भी करेगा तो उसका काम हो जाएगा। बिना लेक्चर देखे भी आप रीड करोगे ना, आपके लिए वो बेनिफिट है। लेकिन अब क्या, आप यहां आ रहे हो, मेरा दिन भर का काम इनकम टैक्स का है, मेरी प्रैक्टिस किसकी, इनकम टैक्स की है। मैं दिन रात इनकम टैक्स का काम करता हूं, तो मेरे पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, नहीं करूंगा। हो सकता है आप में से किसी को आगे फ्यूचर में इनकम टैक्स में ही अपना करियर बनाना हो, टैक्स में जीएसटी में अपना करियर बनाना हो, तो आपका टैक्स का नॉलेज क्या होना चाहिए, साउंड। हम यहां पर प्रोविजन सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं कि हाँ ये प्रोविजन में ये लिखा है, हम यहाँ ये पढ़ेंगे ना बस ये प्रोविजन को तोड़ना है। तोड़ना इन द सेंस मतलब इस प्रोविजन को बाईपास करना है। हम अपने क्लाइंट को कैसे एडवाइस दे सकते हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि पढ़ के बताइए क्या कर सकते हैं अपन, तो आपका नॉलेज क्या होगा, बढ़ेगा। बच्चों ये सब्जेक्ट सिर्फ 50 नंबर का दिख रहा है, लेकिन सीए फाइनल में ये सब्जेक्ट कितने नंबर का है, 100 नंबर का। सेकेंड ग्रुप के अंदर थर्ड सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या रहेगा, ये आपका इनकम टैक्स 100 नंबर का सब्जेक्ट है। तो मतलब यहां तो 50 नंबर का आ रहा है, वहां कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का। टोटल मिलाकर कितने का, ये आपके 150 मार्क्स का। यहां के लिए तैयारी करनी है कि वहां की तैयारी भी करनी है। आप जब वहां के लिए वहां क्लासेस करोगे, फाइनल की क्लासेस करोगे, तो टीचर्स क्या कहेंगे, ये तो इंटर का है, इंटर में पढ़ लिए, वहां कोई इंटर का बताने वाला नहीं है। बट हमको तो यहां पर उस चीज का ध्यान रखना है ना कि यार हमको ये सब्जेक्ट फाइनल में भी जाके पढ़ना है, उस लेवल तक हम जाके पढ़ेंगे। चीजों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे। सब्जेक्ट सेमी प्रैक्टिकल है,
सेमी प्रैक्टिकल। सेमी प्रैक्टिकल मतलब क्या कि यहां पर है तो थ्योरी, पहले तो क्या पढ़नी पड़ेगी आपको, थ्योरी, और उसके बेस्ड क्या बन जाएंगे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल नॉट बी लॉजिकल बेस्ड, इट विल बी प्रोविजन बेस्ड। जिसको प्रोविजन पता है वो क्या कर सकता है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता है। अब एक बच्चा जो गलती करता है मैं आपको बताता हूं, वो क्या करता है, वो बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इनकम टैक्स के अंदर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा बेटर होता है कि इस थ्योरी पे ऐसी ग्रिप कर लो, उस सेक्शन पे ऐसी ग्रिप कर लो कि कैसे भी तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के पूछे आप कर पाओ, रादर देन प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ क्वेश्चन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी नहीं है, समझो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है, थ्योरी पे फोकस करना है। प्रोविजन पे ग्रिप है तो आपका काम हो जाएगा। सर क्या चीजें याद रखनी पड़ेगी, यस बच्चों, ये सब्जेक्ट के अंदर चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, थोड़ा याद करना पड़ेगा। लॉ है, मैं आपको बहुत जगह लॉजिक देने की कोशिश करूंगा, बहुत लॉजिक देने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये सेक्शन क्यों आया, लेकिन उस लॉजिक का काम चलो ठीक है अपनी जगह है तो है, लेकिन याद रखने के लिए तो आपको चीजें लर्न करनी पड़ेगी। तो वो लर्न होगा कैसे, देखो लर्न करने के लिए मैंने आपको बोला सबसे पहले तो रोज आपको क्या करना है, लिख कर आना है। हम क्लास में कितने ही लिख लेंगे, 3 पेज 4 पेज इतना ही लिखेंगे, तो 3-4 पेज जाके घर पे वापस लिखने में क्या समस्या है आपको। और अभी तो सारे सब्जेक्ट चालू भी नहीं होने वाले आपके तो सब्जेक्ट इधर से कॉस्ट चालू होगा, अकाउंट चालू होगा, इधर से लॉ में 1 से 4 सब्जेक्ट रहेंगे, आधी घंटा 45 मिनट हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आपको तो बस इतना ही करना है, जितना क्लास में हुआ जाके अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया। लर्न कराने का एक तो वो है लिखना, दूसरा बच्चों मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाता हूं, मल्टीपल रिवीजन का मतलब कैसा, देखिए आज हमने जो पढ़ा, 2-3 दिन हमने जो पढ़ा वो हम पढ़ेंगे, चौथे दिन क्या करेंगे, वो तीनों दिन का प्लस जो हम नया पढ़ने वाले उसको क्या करेंगे, रिवाइज। 10 दिन बाद हम क्या करेंगे, 9 दिन जो पढ़ चुके हैं उसको पहले क्या करेंगे, रिवाइज। अरे आगे क्यों पढ़ना, आगे तभी बढ़ो ना जितना पढ़ा उतना आपको क्या हो जाए याद। बच्चा क्या करता, एक चैप्टर आधा अधूरा पढ़ा, दूसरा चैप्टर आधा अधूरा पढ़ा। मैं बोलता हूं आधा अधूरा मत पढ़ो, 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर को अगर आप 2 चैप्टर अच्छे से करके जाओ, आपके खराब नंबर आए तो बात करना। 2 चैप्टर ऐसे होने चाहिए कि उसमें सब कुछ हमने क्या कर रखा हो, कवर, वो तो अपन करते नहीं है। आधा अधूरा पढ़ना, आधा अधूरा थोड़ा सा क्या होता है, गलत है। मेरे हिसाब से ये है कि आपको जो सब्जेक्ट में आप जो चैप्टर्स पढ़े एकदम शिद्दत से पढ़े, जो थोड़े एकदम थोड़े बिंदास थोड़े। आधा अधूरे के अंदर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आता है। ये सीए एग्जाम में 100% कोई भी सिलेबस कभी भी तुम कर नहीं पाओगे, लिख के रख लो। फाउंडेशन तक तुम्हारा हो भी गया होगा, लेकिन इंटर के अंदर 100% एक एक चीज कवर हो जाए, हर एक चीज कॉन्सेप्चुअली याद रह जाए, समझ में आ जाए और आप करके चले जाओ, इतना टाइम नहीं रहेगा बेटा, इतना टाइम नहीं रहता। और इतने सब्जेक्ट्स रहते हैं कि हमें कोप अप करने में भी थोड़ी सी क्या होती है, मुश्किल। आप 80% को 100% करके जाओ, 80% को 100% करके जाओ, फिर मार्क्स देखो, जबरदस्त मार्क्स आते हैं। बता रहा हूं बच्चे, सारा टाइम बता रहा हूं। इनकम टैक्स के अंदर ये तो मैंने लर्न मल्टीपल टाइम कराऊंगा दोस्तों। हो सकता है कि हम किसी दिन 5 घंटे में जितना हमने इनकम टैक्स पढ़ा होगा हम पूरा बोल ले। मैं तो बोल लूंगा बिना देखे मैं तो बोल देता हूं, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसी क्लास नहीं मिली जो 5 घंटे में जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया था उस सीक्वेंस में 5 घंटे तक पूरा बोल ले। ढूंढ रहा हूं ऐसी क्लास, ढूंढ रहा हूं। आई बिलीव कि आप लोगों की क्लास एक ऐसी क्लास होगी जो वो मेरे को इस टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगी। मैं चाहता हूं कि किसी को इनकम टैक्स ऐसे रीड नहीं करना पड़े। क्या होता है बच्चों, कॉन्फिडेंस कब नहीं आता है, मैं आपको बताता हूं कॉन्फिडेंस कब नहीं आता है। जो बच्चा क्या करता है, रीड करके जाता है, वो बोलता है मैं 20 बार रीड कर लिया, 10 बार रीड कर लिया, फिर भी मैं भूल जाता हूं, मेरे को डर लग रहा है मैं एग्जाम में भूल तो नहीं जाऊंगा। यही होता है। क्यों होता है पता है, आपने कितनी बार माइंड से रिवाइज किया है। माइंड से रिवाइज करने का मतलब यह है बिना बुक उठाए। अगर ये चैप्टर, एक चैप्टर है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस, तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया
किसे कहते हैं? कंपनी को रेसिडेंट कब मानते हैं? पार्टनरशिप फर्म को रेसिडेंट कब मानते हैं? बिना देखे कंपनी के रेसिडेंट का रूल बताया, पार्टनरशिप के रेसिडेंट का रूल बताया, इंडिविजुअल के रेसिडेंट का रूल बताया। रेसिडेंट होता है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, नॉन रेसिडेंट होता है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। बिना देखे सारी चीजें कहां पर है? अपने माइंड में। अरे भाई अगर 12 चैप्टर है तो 12 चैप्टर में से अगर 5 चैप्टर की भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? अपन तो टारगेट करेंगे पूरा याद कर ले, लेकिन ये अगर आपके माइंड में बैठ गया ना, फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस। आप अपने आप को कंपेयर करना कुछ दूसरे स्टूडेंट से जो घबराए घबराए फिरेंगे इनकम टैक्स में। अपने आप को आप देखोगे कि आपको ये लगेगा कि हाँ यार, इस सब्जेक्ट में मुझे, आपको करियर बनाने की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि इतना प्यारा सब्जेक्ट है। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, जब भी तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है बच्चों। अगर इजी होता तो बीकॉम पास वाले कर नहीं लेते? बीकॉम में भी तो पढ़ते हैं टैक्स। कॉम्प्लेक्स है जब भी अपनी वैल्यू है। और मैं आपको बताता हूं, हो सकता है इन नियर फ्यूचर नया इनकम टैक्स आ जाए। सोचिए अपना स्कोप कितना बढ़ जाएगा। नया इनकम टैक्स आने वाला, यू नो। हो अभी तो वैसा था, थोड़े दिन पहले तो चल रहा था कि आप लोगों के अटेम्प्ट में ही मुझे क्या पढ़ाना पड़ता, नया इनकम टैक्स। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हमें पुराना इनकम टैक्स जो चला आ रहा है वही पढ़ना है। लेकिन जैसे ही इनकम टैक्स में चेंजेस हुए, नया इनकम टैक्स आया, चार्टेड अकाउंटेंट जिनके पास नॉलेज है, और नए चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। आज की तारीख में क्या है, हम जैसे पुराने चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑलरेडी टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें इन डेप्थ नॉलेज है किसका? पुराने लॉ का। अब अगर आप फाइनल में हो, नया लॉ पढ़कर मार्केट में जा रहे हो, तो किसकी वैल्यू होगी? आप लोगों की वैल्यू होगी, क्योंकि आपने एक्सपेंसिवली एक एक चीज को, नए लॉ को अच्छे से पढ़ रखा होगा। हम लोगों का तो काम है इनकम टैक्स, लेकिन हाँ, हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइम निकाल के उतने डिटेल में शायद ना पढ़ पाए। और तो चार्टर्ड अकाउंटेंट 20-25 साल पुराना हो गया, वो सोचेगा कि कहां यार मैं अपनी मेहनत करूंगा, इससे अच्छा तो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेता हूं, उसके पास और नॉलेज होगा इस चीज का, अपनी स्कोप बढ़ेगा। इनकम टैक्स की प्रैक्टिस बेटा बहुत, अगर सेटल हो जाए तो बहुत पैसा देती है, बहुत पैसा देती है। बहुत कम लोग कर पाते एक्चुअली। आप डेलाइट वगैरह, बिग फोर वगैरह का नाम सुना होगा। बिग फोर का नाम, बिग फोर के अंदर ऑडिट में बहुत इजीली आपको क्या हो जाता है, एडमिशन मिल जाता है। टैक्स में मुश्किल से देते हैं। उसके लिए अपने अंदर भी क्रेज होना चाहिए, अपने अंदर भी इच्छा होना चाहिए, अपने को चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते आना चाहिए। एंड मैंने पहले ही कहा, थ्योरी तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा बच्चों, साथ में उन चीजों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी सिखाऊंगा। बट सपोर्ट आपका चाहिए रहेगा। सपोर्ट में मैंने इतना ही कहा है, 15-20 मिनट घर पे जाके लिख लो, मुझे यहां समझाने दो, मुझे एक एक चीज डिटेल में समझाने दो, एक एक वर्ड को मुझे समझा दे रहा हूं। आपको जो डाउट आए क्लास में आप पूछिए बच्चों, आप एक नहीं 100 बार पूछिएगा मुझसे डाउट। अगर जेन्युइन डाउट हो, अच्छा डाउट हो, तो मैं सबको बताऊंगा, सबको एक्सप्लेन करूंगा। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसे डाउट आए जिसको मजा आए, जिसके अंदर कि हाँ अच्छा भी यार ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, ऐसा कुछ डाउट ढूंढ के आ रहा है, मेहनत कर रहा है। तो आप अपनी क्लास में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, कम्युनिकेशन की कमी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ऑनलाइन हो चाहे आप इधर हो, आप मेरे से बात करते रहो। अभी अपनी दोस्त, मैंने आपको बोला अभी अपनी दोस्ती नहीं हुई, धीरे धीरे अपनी फ्रेंडशिप हो जाएगी। ऐसा 1-to-1 कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं तो आपको बोलता हूं, अपने प्रोविजन पढ़ने के बाद आपको इतना मजा आना चाहिए कि सर से हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि यार भाई ढूंढ के लाएंगे कहीं ना कहीं से, चैट जीपीटी डाउनलोड करके उससे क्वेश्चन पूछ के लाएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे। इतना आप अपने सब्जेक्ट के अंदर ग्रिप करिए, घुस जाइए इस सब्जेक्ट के अंदर, फिर देखिए मजा आता है, फिर मजा आता है। हम कनेक्ट नहीं करते हैं चीजों को तो हमें इशू रहती है, लेकिन अगर आप कनेक्ट करने लग जाओ, प्यार करने लग जाओ ना, तो भाई मजा आ जाएगा। इनकम टैक्स, देखो मैं इनकम टैक्स को बोलता हूं, इनकम टैक्स इज लाइक गर्लफ्रेंड बच्चों। अगर कि अभी तो आप बहुत छोटे हो, और ऐसा बुरा मत मानना लड़कियों प्लीज, है ना, अभी आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा इन चीजों का। लड़कियों की एक आदत होती है जो मैंने नोटिस करी, गलत मत लेना प्लीज। उनकी एक आदत होती है कि वो चीजें बहुत याद रखवाती है बेटा, बहुत चीजें याद रखवाती है। आपको धीरे फ्यूचर में एक्सपीरियंस होगा कि यार पहली बार कब मिले थे, जब मैं पहली बार मिली थी तो आपने क्या पहना था, मैंने क्या पहना था, पहली बार हमने क्या खाया था। 3 साल बाद पूछ रही है कि वो अपन 3 साल पहले अपन पहली बार कहां मिले थे। अपन जो लड़के होते हैं वो कैजुअल होते हैं, अपने इतना कोई दिमाग लेके थोड़ी चलते कि कहां मिले थे, क्या करा था, क्या करा था। उसका बर्थडे, उसकी गर्ल, उसका बॉयफ्रेंड, अगर कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो तो उसका बर्थडे उस दिन वो सैड रहेगी तो भैया उसको मनाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। उसके पापा का बर्थडे, उसकी मम्मी का बर्थडे, 1st वीक एनिवर्सरी, 3rd वीक एनिवर्सरी, तो ऐसी बहुत सारी डेट्स फिगर्स रहते हैं।
और इनकम टैक्स में बच्चों हमें वही क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ये प्रोविजन कब आया था, ये प्रोविजन कब से लगना स्टार्ट हुआ था, तो पता चलेगा ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2014 से लगना स्टार्ट हुआ था। ये वाला जो प्रावधान था, ये प्रावधान जो हुआ था 1 अप्रैल 23 से लगना क्या हुआ है, चालू हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी डेट्स, बहुत सारी फिगर्स हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। दैट इज मेरे लिए बहुत आसान है बच्चों, ज्यादा बातें नहीं है इनकम टैक्स में, 5-6 हजार बातें, बस 5-6 हजार बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको याद रखना है और एग्जाम में लिखकर आना है। दिस इज द इनकम टैक्स। अब वैसे अपना आज टाइम 45 मिनट ही है, लेकिन एक सिंपल सी बात पूछता हूं, वाई डू वी हैव टैक्स? नहीं, मेरे साथ में पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, वो जनरल नॉलेज है बेटा मेरा। तो टैक्स होता ही क्यों है, वाई वी हैव टैक्स? बॉस, वाई वी हैव टैक्स, आपका नाम क्या है? ओके, तो बेटा आप बताइए टैक्स क्यों होता है, टैक्स क्यों होता है? गवर्नमेंट की इनकम होती है। देखो सबसे सही बात तो यही है कि गवर्नमेंट को देश चलाना है तो क्या चाहिए गवर्नमेंट को, एवरीवन, गवर्नमेंट को देश चलाना है तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा, लूट के ही आएगा अपने को, ऐसी गवर्नमेंट होती। अभी ट्रम्प साहब ने, आपने देखो क्या कहा, ट्रम्प साहब ने कहा कि हम अपने देश में इनकम टैक्स हटा देंगे, हम दूसरों से कमाएंगे। आपने देखो को टैरिफ वॉर चल रहा है, अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, उसका मतलब क्या कि सरकार क्या कर रही है, वहां की सरकार दूसरी कंट्रीज से जो माल यूएस में इंपोर्ट हो रहा है उस पे टैरिफ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। भाई अपना देश चलाना है तो अपने देश को लूट के चलाएंगे कि दूसरे देशों से कमा के चलाना चाहिए, कमा के चलाना चाहिए। हाँ, मैं ये मानने को रेडी हूं कि भैया वर्ल्ड इज अ ग्लोबल इकोनॉमी और सब एक मार्केट, एक दूसरे में। भाई अपने देश के बारे में सोचना गलत, अपने मोदी जी नहीं सोचते मेक इन इंडिया? क्या बात कर रहे हैं आप, मेक इन इंडिया करके कॉन्सेप्ट अपन ने तब तो नहीं बोला, अब अपन बोल रहे हैं टैरिफ वॉर। सी, ये मेरा ओपिनियन है कि भाई अपने देश में अपने लोगों से ज्यादा बेटर दूसरे से। दुबई क्या कर रहा है, यूएई क्या कर रहा है, यूएई क्या कर रहा है, तेल बेच के दूसरों से कमा रहा है और देश चला रहा है। बट अपने पास बेटा देश चलाने के लिए पैसा ऐसा कुछ है नहीं इंडिया में। एक ही चीज इंडिया के पास सबसे ज्यादा है बेटा, क्या परफॉर्मेंस है इंडिया का। आप देखो बच्चों, पॉपुलेशन कितनी हो गई अपनी इंडिया की, नंबर 1 परफॉर्मेंस। चाइना को भी अपन ने फटाफट क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया, कितने आगे लगे जा रहे हैं अपन। तो अब देश चलाना है तो क्या चाहिए रहेगा, पैसा। पैसा बहुत जगह से आ सकता है, सरकार बिजनेस भी करती है, सरकारी कंपनियों से भी पैसा आता है, सरकार लोन भी ले लेती है, लेकिन वो भी सब क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। हमारी एक इकोनॉमी जो है वो डेफिसिट इकोनॉमी है। अभी रिसेंटली हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो गए, लेकिन स्टिल वी आर इन डेफिसिट, वी आर इन डेफिसिट इकोनॉमी। तो भाई टैक्स, अच्छा कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां टैक्स नहीं लगता बच्चों, एनी आइडिया? दुबई, दुबई में एक ही टैक्स है बच्चों, जीएसटी, सिर्फ 5%, इसके अलावा कोई इनकम टैक्स वगैरह वहां पे नहीं है। बहुत सारे, अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा था कि बहुत सारे मिलियनेयर जो है ना वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। और कहां जा रहे हैं, दुबई। दुबई है, कीमेन आइलैंड है, लिसिस्टेन करके है, ठीक है। तो ये सारी जगह है बच्चों, यहां पर क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ की सरकार अपना देश चलाने के लिए टूरिज्म से कमा रही है या फिर इनकी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ चीजें तो है। तो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, क्या होता है देखो, हम आगे जाके एक प्रावधान पढ़ेंगे, एक प्रोविजन पढ़ेंगे। उस प्रोविजन में ये लिखा है कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो। जैसे एक व्यक्ति है जिसके इंडिया में 10 रेस्टोरेंट है और दुबई में 25 रेस्टोरेंट है, टोटल मिला के उसके कितने रेस्टोरेंट है, 35। अब वो इंडिया में रह रहा है ना, तो उसको दुबई वाले रेस्टोरेंट पे भी क्या देना है, इंडिया में टैक्स, और इंडियन रेस्टोरेंट पे भी इंडिया में क्या देना है, टैक्स। अगर वो कहां चले जाए पता है, दुबई, दुबई चले जाए ना, और वो दुबई का क्या बन जाए, रेसिडेंट बन जाए, इंडिया का रेसिडेंट ना रहे, तो सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स, और दुबई में तो क्या नहीं लगता, टैक्स। तो जो लोग अलग अलग कंट्रीज से कमा रहे हैं या टैक्स फ्री कंट्रीज से कमा रहे हैं, वो अपनी लोकेशन को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। यहां पे अपन शेयर खरीदते बेचते होते, शेयर खरीदने बेचने पे कितना टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स ही टैक्स लग गया। दुबई में नहीं है, चले गए लोग वहां पे। सिंगापुर के अंदर कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, लोग वहां जा रहे हैं। बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी हैव ओनली वन थिंग विद पॉपुलेशन। उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। एंड पैसे का सोर्स जो है बच्चों टैक्स है।
और इंडिया एक वन ऑफ द कंट्री जिसमें हाईएस्ट रेट्स ऑफ टैक्स होते हैं, अच्छे खासे यहाँ पे 40% तक आपको क्या देना पड़ जाता है, टैक्स। मतलब आप देखेंगे सरकार के क्या स्थिति कर रखी है। अगर कोई इंसान 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो बेटा 1 करोड़ में तो 40% तो क्या दे दो, टैक्स। तो बचे कितने हाथ में आपके, ये तो इनकम टैक्स था, ये तो क्या था, सिर्फ इनकम टैक्स। अब इतना कमाने वाला कहीं ट्रैवल करेगा, घूमेगा, होटल में जाएगा, फ्लाइट वगैरह देगा, तो भाई टीवी खरीदेगा, एसी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, घर बनाएगा, भाई इन सब पे जीएसटी भी तो लगेगा। तो मोटा मोटी 20 लाख मान लू, 20 लाख कहां चला गया बच्चों, जीएसटी में। तो आपके हाथ में कितना बचा, 40 लाख। मतलब घर बना लिया, फर्नीचर वगैरह खरीद लिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद लिए, घूम लिए, विदेश यात्रा वगैरह सब कर लिए, आपका बचा कितना, 40। अच्छा 40 लाख बचा, तो आपके पास पैसे बच गए, क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करोगे तो कहां जाओगे, चलो इन्वेस्ट करने के लिए कहां जाओगे, शेयर मार्केट। शेयर खरीदने पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। शेयर बेचने पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। और गलती से प्रॉफिट हो गया तो उसके ऊपर भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो मतलब खरीदने पे भी क्या लगेगा, टैक्स, बेचने पे भी क्या लग रहा है, टैक्स, और अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट के ऊपर क्या लग रहा है, टैक्स। खरीदने पे इनकम टैक्स नहीं है बेटा, खरीदने पे दूसरा टैक्स है, बेचने पे दूसरा टैक्स है, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर, गेन्स के ऊपर अलग टैक्स है। आप बोलते शेयर मार्केट जाना ही नहीं, हम तो पैसे की क्या कर देंगे, एफडी कर देंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट, पहले तो इंटरेस्ट रेट कम है, इंटरेस्ट कमा लिया तो इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या करोगे, टैक्स दोगे। तो भैया जो कमाया उसके ऊपर टैक्स देके, जो बचाया उसको इन्वेस्ट करा, उससे जो कमाया उस पर फिर से क्या लग रहा है, हाई। मिल क्या रहा है, फायदा क्या मिल रहा है। नहीं, मेरे को अपने देश से बहुत प्यार है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपना देश, मुझे कहीं और जाने की इच्छा नहीं है। लेकिन आप बताओ, अगर आप यूएस में 40% टैक्स दे रहे हो ना, आज दुनिया के कितने लोग यूएस सिटीजनशिप के पीछे भागते हैं, क्यों भागते हैं। अगर आप टैक्स दे रहे हो तो वहां की सहूलियत कितनी मिल रही है आपको, आपका मेडिकल वहां पर फ्री है, आपका और कितनी सारी एजुकेशन फैसिलिटीज कितनी अच्छी है। अपने वहां अभी भी वो चीज नहीं है। लोग इसलिए टैक्स चोरी करते, लोग इसलिए टैक्स चोरी करते कि हाईएस्ट रेट्स ऑफ टैक्स हमारे इंडिया में। हमें अपने क्लाइंट्स को टैक्स चोरी के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, हमें इस सब्जेक्ट में यह सीखना है कि हम किस तरह लॉफुली टैक्स बचा सकते हैं। Nobody will come to you and say कि मेरी इतनी इनकम है और इतना मेरा टैक्स भर दो, ऐसा नहीं। आपके पास कब आएंगे मालूम है, मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना टैक्स बन रहा है, तू कितना भरवाएगा। आप बोलोगे 1 करोड़ टैक्स बनता है, 30 लाख में हो जाएगा काम। यू हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोविजंस, 30 लाख में आपका काम हो जाएगा, बचे हुए का 2% मेरा। That's what the money comes from। अब आपने उसके बचा दिए 50 लाख, 50 लाख का 2% कर लो, लाख रुपए मिल गए आपको। करना कुछ नहीं था, प्रोविजन का इनडेप्थ नॉलेज था आपको। तो अब आपको ये एक चीज का बेनिफिट देखो मिलेगा ही सही, क्योंकि मेरा दिन मैंने आपको कहा कि ऑल टाइम सिर्फ एक ही चीज में मेरी प्रैक्टिस है, वो किसमें, इनकम टैक्स। और पढ़ाता भी एक ही सब्जेक्ट हो, वो भी इनकम टैक्स, सीए और सीएस को, दिन रात यही काम करना है। सो आपको मल्टीपल नॉलेज मिलेगा, मल्टीपल चीजें प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगी, मजा बहुत आएगा अपने को क्लास में। तो आज मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, बस मैंने इतना बताया कि मैं अपने हैंड रिटन नोट बच्चों आपको देने वाला हूं, प्लस क्वेश्चन बैंक देने वाला हूं। क्लास में हम ऐसे एक्चुअली चीजों को क्या करेंगे, प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, और घर पे मैं आपको बोलूंगा कि ये चीज लिख के लानी है तो आपको लिख के लानी है। अगले दिन आपकी कॉपी क्या होगी, चेक। डेली आपको होमवर्क्स मिलेंगे, बस उतना करते जाओ, 15-20 मिनट रोज दे दो, आपको इस सब्जेक्ट पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लोड ही नहीं रहेगा, पूरा लोड मेरा है, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल, हाँ बाय बाय, ठीक है। ऑनलाइन वाले को नोट डिलीवर करेंगे ना बेटा, क्या बात कर रहे हैं आप। आपको सॉफ्ट कॉपी पहले दे दूंगा, फिर आपको फिजिकल कॉपी मिलेगी। थोड़े नोट्स लेट मिलेंगे बच्चों, अभी तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, बट नोट्स अभी अपनी जो मेन बैच आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद। मेरे सब्जेक्ट में बच्चों चेंज अमेंडमेंट्स वगैरह होते रहते हैं, तो अपन प्रॉपर उसको आपके एग्जाम के लिए जो जो चीज एप्लीकेबल होगी वो करके मैं दूंगा। मैं अटेम्प्ट के अंदर क्या होता है, नया बजट एप्लीकेबल हो जाता है, तो आपके लिए नया चीजें एप्लीकेबल है, तो उसको नोट्स मुझे अमेंड वगैरह करने हैं, उसके बाद मैं आपको नोट प्रोवाइड करूंगा। जो जनवरी वाले बच्चे होते हैं उनके नोट्स आपको काम नहीं आएंगे, नोट्स पूरे की पूरे क्या रहेंगे, अलग। सो
हमारी जब मेन बैच अर्ली बर्ड के बाद जो मिक्स बैच चालू हो जाएगी, देन यू विल गेट द नोट्स एट दैट टाइम। जब तक के लिए मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।